हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैंने बताया है, आपको ये वीडियोस क्लास की तरह नहीं देखनी है, सारे क्वेश्चंस खुद निकालने हैं। और इसी सोच के साथ मैं इसके सॉल्यूशंस देने वाला हूं कि आपने क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं। माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी इन्वेस्ट टुगेदर ए सम ऑफ मनी इतना। तो भाई दोनों ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। और किस रेशियो में इन्वेस्ट किए? 4:9। माधुरी और श्रीदेवी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई माधुरी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो टोटल 9 और 4 13। 13 में से माधुरी ने 4 यूनिट इन्वेस्ट किए, मतलब 4/13 टोटल मनी का उसने इन्वेस्ट किया। 13 में से 4, तो भाई कितने का हो गया ये 4/13? इतने का। तो 13 से कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 13 5 65, 13 एकम 13 और आगे आ गई 2 0, 4 एकम 4, 4 5 20 और आगे आ गई 2 0। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 numbers are in ratio 2:3:4 if the sum of their squares is 1856 then the numbers are। अगर आप इसके सॉल्यूशन को देख रहे हो तो शायद आप एक ये गलती कर रहे होगे, क्या कि भाई 2 का स्क्वायर कर दिया 4 प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और 4 का स्क्वायर कर दिया 16, ठीक है। तो और इनके स्क्वायर्स का सम एग्जामिनर ने क्या बताया है? 1856। और यहाँ पर मतलब कि इनका सम एग्जामिनर ने ये बताया है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 13 और 16 29। कि भाई 29 यूनिट्स की वैल्यू एग्जामिनर ने ये बताई है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1856 अपॉन 29। 29 से इसको काटना पड़ेगा, तो 29 से ये जाएगा भाई 6 पर, तो 11 और 29 से जाएगा 4 पर, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 64। तो हो सकता है अब आपने ये कर दिया होगा कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर एक यूनिट की वैल्यू 64 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 128, और ऐसे ही ऑप्शन डी वाला, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मैच कर रही होंगी। लेकिन ये तरीका गलत है। लेकिन गलत क्यों है ये बताना मेरा काम है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो रेशियोज होते हैं अगर इनको एग्जैक्टली थ्योरेटिकली करें, मतलब बिल्कुल ही परफेक्टली करें, तो हमने इन 3 नंबर्स को ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा 2x 3x एंड 4x, एग्जैक्टली ये नंबर हैं, ठीक है, ये 3 नंबर हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं, अपनी कॉमन सेंस से। अगर आपकी कॉमन सेंस क्लियर है तो x मानो ना मानो फर्क ही नहीं पड़ता, बस दिमाग में हमारे समझ चलती रहती है। तो एक बार मैं इनके स्क्वायर करता हूँ, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर के सम की वैल्यू है, ये सम का मान इतना है, तो 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856। x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा भाई 64, थोड़ी देर पहले देखा था। तो गलती हमसे क्या हुई, अगर हम पुराने वाले तरीके से कर रहे थे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमने x की मान ली, लेकिन एक्चुअल में बिकॉज हमने इनका स्क्वायर किया था तो ये वैल्यू x स्क्वायर की है और x की वैल्यू 8 है। तो जब भी रेशियो के अंदर गुणा करे, स्क्वायर करे, प्रोडक्ट या डिवीजन इन्वॉल्व हो, तो x एक बार मान के देख लिया करो, जब तक आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी पूरी नहीं हो जाती। एक बार कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी तरह से हो जाए तो अपने आप, मतलब इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे जो भी मैंने दिए हैं, उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो भाई x की वैल्यू 8 आ गई, तो पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, ये हो जाएगा जी 24 और ये हो जाएगा 32। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी तरह का अगला क्वेश्चन ट्राई करना, सॉल्यूशन देखने आ ही गए तो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस एंड देयर रेशियो इज दिस। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि 9 × 7 मतलब कि 9 7 63, कि भाई 63 यूनिट की वैल्यू है 1575। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1575 बाई 63। 21 से एक बार कैंसिल करके देख लेता हूँ भाई, 63 का टेबल तो मुझे आता नहीं। 21 तीये 21 साते 21 पंजे, 3 से चला जाएगा 25 पर, कि भाई एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। और इन्होंने हमसे पूछा स्मॉलर नंबर मतलब कि 7, तो 25 साते 175। ये वाला तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि जब प्रोडक्ट की बात हुई है तो ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में होते हैं 9 × समथिंग और 7 × समथिंग, बिकॉज 9 और 7 तो इनका रेशियो है। रेशियो तो कंपैरिजन का तरीका है, एक्चुअल में ये नंबर नहीं है।
तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर 63 यूनिट्स नहीं आएगा, 63 यूनिट स्क्वायर आएगा। बस इसके कारण कभी कभी स्टूडेंट गलती कर बैठता, बस इस छोटी सी चीज़ के कारण। तो यहाँ पर जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो हमने देखा कि भाई 25 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी वैल्यू 5 है। तो अब की बार आप किससे गुणा करोगे 5 से, तो छोटे वाला नंबर कितना हो जाएगा 7 × 5 35, यानी कि ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8। दो नंबरों का अनुपात इतना है और उनका डिफरेंस इतना है। मतलब कि पहले वाला नंबर कितनी यूनिट है 3 यूनिट, दूसरे वाला नंबर कितनी यूनिट है 8 यूनिट। तो इन दोनों का फर्क बताओ भाई कितनी यूनिट है, तो दोनों का फर्क है 5 यूनिट। और एग्जामिनर बोल रहा है 115 कि एक्चुअल में 115 है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल जो चीज़ है वो कितने गुना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 23, 23 5 115। एक्चुअल जो चीज़ है वो रेशियो से 23 गुना है। तो द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स, तो भाई छोटे वाला नंबर कितना होएगा, एक यूनिट की वैल्यू 23, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू 23 थी 59 69, ठीक है, सॉरी 69, ठीक है 59 नहीं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया गया, द डिवीजन इज 3/5। मान लो हम a को b से डिवाइड करें तो डिवीजन ऐसे ही आता है ना, तो एक नंबर को दूसरे से डिवाइड किया तो भाई कैंसिल आउट करने के बाद ये बच गया, मतलब कि उन नंबर्स का रेशियो बच गया। तो ऊपर वाला नंबर क्या है 3 यूनिट, नीचे वाला नंबर क्या है 5 यूनिट। और एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि उनका जो डिफरेंस है वो 28 है। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 28 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 14। और पूछा क्या है व्हाट इज द बिगर नंबर, तो भाई बिगर नंबर मतलब कि 5 यूनिट, तो बड़ा नंबर हो जाएगा 14 5 70। तो ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7। दो नंबर का रेशियो है अनुपात है 10:7। तो बड़ा नंबर है 10 यूनिट, छोटा नंबर है 7 यूनिट। और ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों का जो फर्क है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 3 यूनिट। और एग्जामिनर बोल रहा है कि इनका फर्क है 105, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 105, एक यूनिट की वैल्यू 35। और यहाँ पर उसने पूछा क्या है द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो भाई इन दोनों का सम कितने यूनिट होगा। तो इन नंबर्स को निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो सम कितने यूनिट होगा। सम हो गया जी 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 35 × 17, 510 और 85 595। सो दैट इज ऑप्शन ए। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। तो भाई बॉयज और गर्ल्स, बॉयज हैं 3 यूनिट, गर्ल्स हैं 2 यूनिट। हमें पता है अगर पूरे स्कूल को हम 5 हिस्सों में बांट दें, 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्सों में बांट दें, तो उनमें से 2 हिस्से गर्ल्स के हैं और 3 हिस्से हैं भाई साहब बॉयज़ के। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई बॉयज़ आर 500 मोर देन गर्ल्स, कि लड़के लड़कियों से 500 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई लड़के लड़कियों से एक पार्ट की जितनी भी वैल्यू है उतनी ज़्यादा है, मतलब कि 1 यूनिट ज़्यादा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 500। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1000, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:4। तो भाई ये तो है उसका एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्चा करता है 5 यूनिट वो खर्च कर देता है और 4 यूनिट बचा लेता है, ठीक है। 5 यूनिट अपनी तनख्वाह में से खर्च कर देता है, 4 यूनिट बचा लेता है। तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है इफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो उसका खर्चा है ये 800 रुपये ज़्यादा है उसकी सेविंग से, मतलब कि ये कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ये 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 800। तो यहाँ पर ये बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, देखें एक बार। देन हिज इनकम, इनकम मतलब कि उसकी कुल आय कितनी है। तो ये उसका खर्चा है, ये उसकी सेविंग है। जो भी बंदे की इनकम होती है उसमें से कुछ खर्चता है और कुछ वो सेव करता है। तो इनकम कितनी होती है इन दोनों का जोड़, जिसमें से कुछ खर्च दिया कुछ बचा लिया। इनकम है 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देन
द मंथली सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो दिस, भाई तीनों की इनकम इस रेशियो में है। इफ सीज मंथली सैलरी इज ₹12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, तो देखो ए बी सी, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो चलो हम भी क्यों लिखें यार, छोड़ो। तो हमें ये पता है ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। तो ए की सैलरी, इफ सीज मंथली सैलरी, तो सी की मंथली सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है बताओ। सी की सैलरी ए की सैलरी से, सी की सैलरी है 5 यूनिट, ए की है 2 यूनिट, तो 5 में से 2 गए, 3 यूनिट ज़्यादा है। और 3 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने क्या बोला, 12,000। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने पूछा है देन बीज एनुअल सैलरी। तो भाई बी की यहाँ पर बात हो रही है मंथली की, एक बार मंथली निकाल लें, मंथली मतलब महीने की निकाल लें, मासिक, एनुअल जो सालाना है वो बाद में निकाल लेंगे। तो भाई बी की मंथली मासिक सैलरी है 3 यूनिट, ये देखो 3 यूनिट यहाँ पर, तो 3 यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है, मतलब बी की महीने की सैलरी ऐसे देखते ही हमें पता लग गई। अब साल की निकालनी है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी भाई 144,000, यानी कि 1,44,000, ऑप्शन बी। 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and smallest equals the sum of second and 52. तो देखो ये 3 नंबर हैं, 3 4 5, एक है 3 यूनिट, एक है 4 यूनिट, एक है 5 यूनिट। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से काम चल सकता है। तो जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है, तो सबसे लार्जेस्ट ये है और सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम जो कि 8 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इक्वल्स द सम ऑफ सेकंड एंड 52, कि ये जो सेकंड वाला नंबर है इसके अंदर अगर 52 जोड़ें तो इन दोनों के सम के बराबर आता है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि 4 यूनिट के अंदर मैं कितनी यूनिट जोड़ूं 8 यूनिट आ जाएं। 4 यूनिट के अंदर कितनी यूनिट जोड़ूं कि 8 यूनिट आ जाएं, मतलब कि 4 यूनिट जोड़ूं, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है 52, ये बताना चाह रहा है एग्जामिनर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 3 39, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 62, तो 2 नंबर की एवरेज 62 है। इफ 2 इज एडिड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। तो देखो एक तो मान लो छोटा नंबर है स्मॉल नंबर, एक नंबर है बिग नंबर, इन दोनों की एवरेज है 62, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होएगा 62 × 2। ठीक है, एवरेज औसत इनकी 62 है, तो इनका जोड़ हो जाएगा 62 × 2 124। मतलब कि 124 को मैं छोटा नंबर और बड़ा नंबर ऐसे बांट सकता हूँ, ये इन दोनों का जोड़ है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है द रेशियो बिटवीन इफ 2 इज एडिड, अगर मैं छोटे वाले में 2 ऐड कर दूं तो जो रेशियो हो जाता है वो 1:2 हो जाता है। तो मैंने क्या किया, देखो एस और बी का रेशियो मुझे नहीं पता, तो मैंने छोटे वाले में 2 ऐड कर ही दिया। जो अगर मैं छोटे वाले में ऐसे 2 ऐड कर रहा हूं तो देखो सिर्फ एस और बी का जोड़ था 124, सिर्फ एस और बी का। अगर मैं इसमें 2 जोड़ रहा हूं तो इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा, मैंने 2 जोड़ दिया ना, तो अब नया जोड़ हो जाएगा 126। एक बार हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें इस चीज़ के बारे में पता है, एक बार इससे काम चला लेते हैं, फिर बाद में निकाल लेंगे छोटा और बड़ा जो भी पूछेगा। तो 126 को किस रेशियो में हमने डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है 1:2 में, 1:2। तो भाई निकाल लेते हैं, 1:2 में भाग करना है, 1 और 2 3, तो 3 से इसको मैं भाग कर रहा हूँ, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 42। ठीक है, तो इस 1 की वैल्यू आ गई भाई 42, और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42 × 2 84। अगर बड़े वाला नंबर पूछता है तो 84 होगा, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो भाई ये वाली जो चीज़ है, ये वाली ये आई है 42, तो लेकिन एग्जामिनर ने नंबर के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो बड़े वाला नंबर तो 84 है, तो छोटे वाला नंबर कितना है, छोटे वाला नंबर 42 नहीं है। जब छोटे वाले नंबर के अंदर 2 जोड़ा था तो 42 आया था, हमने 2 जोड़ के ये चीज़ बनाई है, तो एक्चुअल में छोटे वाला नंबर 40 है। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई,
40 और 84 में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 44 का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे भाई? 42 मत मार्क कर देना। द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:7:4। ठीक है, तो भाई ए, बी और सी, इनकी जो इनकम है वो इस रेशियो में है, ये इनकी इनकम है। इनके जो एक्सपेंस हैं, जितना ये खर्चा करते हैं, वो इस अनुपात में है। और अगर जितनी भी इनकम है उसमें से एक्सपेंस घटा दें तो सेविंग आती है। ठीक है, तो वो किस, अब उसके बारे में इसने क्या बताया है? इफ़ ए सेव्स ₹300, तो ए कितने रुपए बचाता है भाई साहब? 300 रुपये बचाता है। रेशियो वाली वैल्यू जो है वो लाल में लिखी है, मैं दूसरी वैल्यू को लिख दूंगा काले में। तो भाई ए बचाता है 300 रुपये आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400। ए की इनकम 2400 है। मेरे को एक बात बताओ, रेशियो में जो चीज़ 3 है, एक्चुअल में वो चीज़ 2400 है, तो कितने गुना है? 3 का कितने गुना है 2400? 800 गुना। 3 8 24, तो रेशियो वाले को 800 गुना करेंगे, 7 8 56, 7 8 जा 56, 4 8 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पर 2400। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 2400 रुपये में से कुछ खर्च के बंदे ने 300 बचा लिए, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2100। तो हमें पता है कि जो 4 लिखा हुआ था यहाँ पर, जो 4 लिखा हुआ था उसकी जगह पर ये आया है। तो 4 का कितने गुना है ये? तो 4 का ये गुना है 525 गुना। मेरे को कैसे दिखा 525? एकदम से मैं आपको बता देता हूँ मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने इसको ऐसे देख लिया, जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा था तो 2000 को डिवाइड करेंगे तो 500 और इसको डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये 525 गुना है। तो 3 को अगर 525 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कैसे कर रहा हूँ? एक बार मैं कर रहा हूँ 500 को तो 1500 आ गया, और 25 को करूंगा तो 75, तो 1575। और हमसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है? हमसे पूछा है द सेविंग्स ऑफ बी एंड सी आर, कि बी और सी की सेविंग कितनी है। तो सिर्फ बी की निकाल लो, फिर आंसर देख लेंगे, बिकॉज वो मैच ही नहीं हो रही। सिर्फ बी की निकाल देते हैं तो जिस भी ऑप्शन से मैच होगा वो आंसर बता देंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग है ना, तो फायदा उठाएं। तो भाई 5500 में से 1500 गए 4000, और 100 में से ये गए 75 गए 25, तो 4025, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3। तो भाई ए और बी की जो इनकम है वो 5:3 में है। द एक्सपेंस ऑफ ए, बी एंड सी आर इन दिस रेशियो, तो इनका जो खर्चा है वो इस रेशियो में है 8:5:2। इफ़ सी स्पेंड ₹2000, अगर सी जो है वो 2000 रुपये स्पेंड करता है, अगर उसका एक्सपेंडिचर 2000 है, तो यहाँ पर हमने करना क्या है? बस ये जो रेशियो है इसके आगे 3 जीरो ही लगानी है, क्योंकि 2 की जगह पर 2000 है। तो बस बी की इनकम भी हमें पता लग गई, कितनी है भाई? 3 जीरो ही लगानी है, 5000, और इसकी इनकम, सॉरी ये इनकम नहीं है, ये है इनका खर्चा, एक्सपेंडिचर। इसका खर्चा भी हमें पता लग गया, इसके स्टार्टिंग में क्या था? 8 था, तो ये हो गया 8000। एंड बी सेव्स ₹700, और बी 700 रुपये बचाता है। जितनी इनकम है उसमें से जो खर्चा निकालेंगे तो आएगी इनकी सेविंग। तो 5000 रुपये खर्चता है, 700 रुपये बचाता है, तो पक्का उसकी इनकम 5700 होएगी। और ये 5700 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 को। यहाँ पर 3 था ना, तो कितने गुना है ये 1900 गुना है। 19 3 57, ये पहाड़े आने चाहिए, तो फिर भाई एक्चुअल वैल्यू इसकी भी 19 गुना होएगी। 19 5 95, तो कितनी हो जाएगी? 9500। ठीक है, तो ए की जो इनकम है वो आ गई 9500, ए का जो खर्चा है वो 8000, तो ए कितने रुपए बचाता है? ए बचाता है 1500 रुपये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने कोई तीर नहीं मारा है, ना ही इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर। जो भी एग्जामिनर ने बोला है उसको हम फॉलो करते रहें बस। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, कि भाई दो नंबर हैं जिनका जो सम है वो उन दोनों के डिफरेंस का 3 गुना है, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस का 3 गुना है, तो उनका रेशियो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन चेक कर लेंगे हम। इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, ऑप्शंस देख लेंगे ना। तो देखो इनका सम कितना है? 4, इनका डिफरेंस कितना है? 2, क्या 3 गुना है? नहीं है, नहीं होगा। अगला देखो, इन दोनों का सम कितना है? 4, डिफरेंस कितना है? 2, नहीं होगा। इन दोनों का सम कितना है? 3, डिफरेंस कितना है? 1, 3 गुना है? हाँ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन चेक कर लेंगे। देन
द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। आज जो बेटा है और जो फादर है उनकी उम्र जो है आज 100 साल है। तो सन प्लस फादर इन दोनों की उम्र कितनी है? 100 साल है। अब इन्होंने क्या बताया है? 5 years अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 2:1। 5 साल पहले इनकी जो उम्र थी वो 2:1 के रेशियो में थी। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से 5 साल पहले जाऊँगा। आज अगर इनकी उम्र का सम 100 है तो 5 साल पहले इनकी उम्र का सम कितना होगा? 95 मत बोल देना। क्यों? देखो, आज सन और फादर की उम्र का सम 100 है तो 5 साल पहले जो बेटे की उम्र है वो भी 5 कम होगी और जो फादर की उम्र है वो भी 5 कम होगी। तो 5 साल पहले इनका सम जो है वो 5 कम नहीं होगा। बेटे की उम्र भी 5 छोटी होगी, फादर की भी, कुल मिलाकर 10 कम होगा। तो 5 साल पहले इनकी एज का सम 90 था। ठीक है भाई। और वो किस अनुपात में था? 2:1। ऑफकोर्स जो फादर की एज है वो बड़ी होगी। तो इसको मैंने इस रेशियो में तोड़ लिया तो आया 60 और 3। इस अनुपात में आप तोड़ सकते हो 90 को, 60 और 3। तो ये 5 साल पहले की बात है, ये आज की बात है 5 साल बाद की। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, कि भाई 10 साल के बाद, 10 साल के बाद उनके उम्र का रेशियो क्या होगा। देखो, हम आज से 5 साल पीछे हैं। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हम आज पर आ जाएंगे, और अगर हम 10 और जोड़ देंगे तो जो एग्जामिनर पूछ रहा है हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम 15 जोड़ देते हैं, 15 ऐड कर देते हैं, सीधा वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना जहाँ पर एग्जामिनर हमें पहुँचाना चाहता है। तो भाई फादर की उम्र आज से 5 साल पहले 60 थी, आज से 10 साल बाद, मतलब कि इस सिचुएशन से एग्जैक्टली 15 साल बाद होएगी 75, और जो बेटे की उम्र है वो हो जाएगी 15 साल बाद 45। तो रेशियो क्या आ गया? 15 5 15 3 5:3। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर, फादर की पहले पूछी है तो 5:3, सन की पहले पूछी होती तो ऑप्शन डी आ जाता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज ए प्राइम नंबर लेस देन 100। टोटल जितने स्टूडेंट हैं वो 100 से छोटा एक प्राइम नंबर है उसके बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो कौन सा नहीं हो सकता? जो भी हो सकता है उसको काट देंगे। तो भाई इस रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले मैं ये देख लूँ कि भी टोटल कितने बनते हैं। तो टोटल ये बनते हैं भाई 97। अगर 97 अगर वो टोटल हुए तो उनको इस रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं। 41 बॉयज़ हो जाएंगे, 56 गर्ल्स। तो क्या 97 एक प्राइम नंबर है? जी हाँ, 97 प्राइम है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा बिकॉज ये हो सकता है, 97 प्राइम है। देन इन दोनों का जोड़ करो भाई, ये हो जाएगा 89। 89 भी प्राइम है तो ये भी रेशियो हो सकता है। 100 से छोटे वाला प्राइम हो सकता है, नहीं है आंसर। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 13 और 70 83। 83 भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को चेक करने की कंडीशन में आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। तो भाई ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये भी हो सकता है। देन यहाँ पर क्या है भाई? 80 और 11 91। तो 91 प्राइम नंबर नहीं है, 13 7 91। देखो, तो ये आंसर नहीं हो, ये लेस देन 100 वो नहीं हो सकता प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल पीसेस। तो 60 सेंटीमीटर का एक धागा है, उसको 3 हिस्सों में काट दिया गया। द लेंथ्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पीसेस आर इन रेशियो 3:1। ओके, इफ द मिडल साइज्ड पीस, तो मैंने क्या मान लिया कि ए बी सी और सी सबसे बड़ा है, मैंने ये मान लिया। तो बड़े और सबसे छोटे का अनुपात 3:1 है। सबसे बड़े को मैंने मान लिया 3 और सबसे छोटे को मैंने मान लिया 1। मैंने ऐसे मान लिया ये सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। इफ द मिडल साइज्ड, और इन तीनों का सम कितना है? 60 सेंटीमीटर। एक धागा है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है इसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी लेंथ 3 यूनिट है। तो जो बीच वाला है उसकी लेंथ कितनी है? इफ द मिडल साइज्ड पीस इज 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट से 10 सेंटीमीटर छोटा, मतलब 3 यूनिट माइनस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट। तो यार ये तो पंगा पड़ गया। पंगा क्या पड़ गया कि ये जो -10 आया ना, इसके कारण पंगा पड़ रहा है। तो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन कराया है जिसके अंदर रुपए की बात हो रही थी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ऐसे ही अज्यूम कर लो कि 60 रुपये 3 हिस्सों में बांटे गए, एक बंदे को सबसे ज़्यादा दिए गए। ठीक है, और एक बंदे को इस 3 यूनिट से 10 रुपये कम दिए गए।
तो यहाँ पर इन तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं, 60 रुपए हैं। तो भाई मेरे को ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा, इसके पास 10 रुपये कम है और ये क्वेश्चन नहीं करने दे रहा, तो मैंने इस बंदे को 10 रुपये का नोट दिया। तो इसके पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 3। तो अब इन तीनों के पास कितने हो गए, पहले तीनों के पास 60 थे, मैंने एक को 10 रुपये दे दिए तो बढ़ जाएंगे ना, 70 हो गए। तो आप 70 को ऐसे तीनों में डिवाइड कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई बी को 10 रुपये का नोट दे रखा है, ठीक है, अगर बी के बारे में कुछ पूछेगा तो 10 घटाने पड़ेंगे ना, बी को हमने 10 बढ़ा दिया है। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल 7 यूनिट है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अब वापस से सेंटीमीटर पर आ जाओ, 70 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 70 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 3 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3। अगर वो आपसे बी के बारे में पूछता तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर मत बोलना, क्योंकि हमने 10 रुपये इसको दे रखे हैं, तो 10 घटाना, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर ही है, हमने 10 एक्स्ट्रा दिए थे ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाए, ठीक है। एट ए विलेज ट्रेड फेयर मैन बाइज ए हॉर्स एंड ए कैमल टुगेदर फॉर रुपीज़ दिस मच। एक बंदे ने एक घोड़ा और एक ऊँट खरीद लिया इतने रुपए में, और घोड़े के उसने 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो मैंने मान लिया घोड़े की कीमत है h, तो कितने रुपए में बेच दिया, 125% ऑफ h, और उसने ऊँट को बेच दिया 20% नुकसान पर, मतलब कितने में बेच दिया, सिर्फ 80% रुपये ही निकाल पाया बेचारा, 20% का नुकसान हो गया, 80% ऑफ c। इफ़ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, अगर सेम प्राइस में बेचा, मतलब ये दोनों बराबर है, घोड़े को जितने में बेचा और ऊँट को जितने में बेचा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था परसेंटेज के अंदर, जब भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंटेज और किसी और वैल्यू का कुछ परसेंटेज आपको बताया जाए तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये रिवाइज करा रहा हूँ, सी को नीचे ले जाओ, इस 125 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो हॉर्स और कैमल का जो रेट है उसका रेशियो आ जाएगा भाई, ये आ गया 16, ये आ गया 25, 5 से काटने पर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ द चिपर एनिमल, तो चिपर एनिमल है घोड़ा, मतलब कि 16, दोनों का सम कितना है 41, 41 रुपये में से 16 रुपये घोड़े पर उसने मतलब कि कमाए हैं। तो 16 आउट ऑफ 41 इंटू टोटल कितने हैं 51250, तो भाई 41 से मजबूरी में ही काटना पड़ेगा, 41 बच गया 10, 102, 41 2 = 82, तो 18 और 2 20, तो 205, तो अब ये चला जाएगा 205 है तो 5 पे, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ पर पड़ी ही है, तो इस 16 को मैं ऐसे ब्रेक करना चाहूँगा भाई। अदरवाइज मेरे को एक और चीज़ पता है कि 125 इंटू 8 क्या होता है, ये होता है 1000, ये मेरे को पता है। क्यों पता है, क्योंकि देखो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये विद प्रैक्टिस ही ये याद ही हो गई ये चीज़ कि भाई 5 और 2 से 10 बनता है, 5 और 2 से 10 बनता है, 5 और 2 से 10 बनता है, 3 2 से 1 8 बनता है, 3 5 से 1 125 बनता है, तो इसकी वैल्यू होती है भाई 1000। तो ये मेरे को याद है, ये 1000 है, 1000 इंटू 0 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अदरवाइज नॉर्मली भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब मिलते हैं भाई कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट के अंदर। तो आपने करना क्या है, जो कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है, ठीक है, वो आपके कंसेप्ट्स बिल्ड करेगा। तो आपने उस टेस्ट के अंदर जो भी आपका आंसर ना निकले, आपने उसको भाई साहब देखना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स को पिरोया गया है। तो आपने करना क्या है, अभी उस टेस्ट को ट्राई करो, जो ना निकले कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ट्राई करो, फिर भी ना निकले तो एक बार पूरा चैप्टर होने दो, उसके बाद फिर से ट्राई करना, तब ना निकले तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है।